नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी खुशी, सफलता और चमकदार जीवन के पीछे छुपी उस सच्चाई के बारे में है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते और जिनके बारे में बोलने से अक्सर डरते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका सिल्विया प्लैथ की बहुत ही गहरी और संवेदनशील किताब द बेल जार। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक मन की यात्रा है। एक ऐसी लड़की की यात्रा जो बाहर से सफल दिखती है लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूटती चली जाती है। ये किताब पूछती है, क्या कभी-कभी जीवन इतना भारी हो सकता है कि इंसान खुद को एक कांच के जार के अंदर बंद महसूस करे? क्या अवसाद सिर्फ दुख नहीं, एक सुन्न और थका देने वाली चुप्पी भी होता है? इस पूरी कहानी को हमने 4 भागों में बांटा है ताकि इसके दर्द, उसकी सच्चाई और उसकी उम्मीद के छोटे से बीज को गहराई से समझ सकें। और आज हम इस यात्रा के पहले भाग से शुरुआत कर रहे हैं। भाग 1, एस्थर ग्रीनवुड, बाहर की चमक, भीतर का अंधेरा। एस्थर ग्रीनवुड का परिचय। इस कहानी की नायिका है एस्थर ग्रीनवुड। एस्थर एक होशियार, मेहनती और प्रतिभाशाली लड़की है। उसे न्यूयॉर्क में एक मशहूर मैगजीन में इंटर्नशिप मिली है। बाहर से देखें तो उसका जीवन सफलता की मिसाल लगता है, लेकिन अंदर से एस्थर खुद को खाली महसूस करती है। वो सोचती है, मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। न्यूयॉर्क, सपनों का शहर या घुटन। न्यूयॉर्क जहाँ सब कुछ चमकता है, फैशन, पार्टियां, लोगों की हंसी। लेकिन एस्थर के लिए ये चमक और भी ज्यादा अंधेरा बन जाती है। वो हर चीज करती है जो उससे उम्मीद की जाती है। पार्टियों में जाती है, लोगों से मिलती है, मुस्कुराती है, लेकिन ये सब उसके लिए अभिनय जैसा है। वो महसूस करती है, मैं ये जीवन जी नहीं रही, मैं इसे निभा रही हूं। दोहरी जिंदगी, बाहर सफल, भीतर टूटती हुई। एस्थर के मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। एक तरफ करियर, समाज की उम्मीदें, आदर्श महिला की छवि। दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छाएं, डर, असमंजस। वो खुद से पूछती है, मैं आखिर बनना क्या चाहती हूं? ये सवाल उसे जवाब नहीं देता, सिर्फ और उलझा देता है। फिग ट्री रूपक, जीवन के विकल्प। एस्थर अपने जीवन को एक फिग ट्री यानी अंजीर के पेड़ की तरह देखती है। हर अंजीर एक अलग भविष्य है, शादी, करियर, स्वतंत्र जीवन, लेखन, समाज द्वारा स्वीकृत रास्ते। लेकिन समस्या ये है कि वो किसी एक को चुन नहीं पाती, और जैसे जैसे वो निर्णय नहीं लेती, अंजीर सूखने लगते हैं। ये रूपक पूरी किताब की आत्मा है। भावनात्मक सुन्नता की शुरुआत। धीरे धीरे एस्थर को ना खुशी महसूस होती है, ना दुख। सब कुछ सुन्न सा लगने लगता है। वो कहती है, मैं रो भी नहीं सकती और खुश भी नहीं हो सकती। यहीं से मानसिक अवसाद धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करता है। भाग 1 का केंद्रीय विचार। इस पहले भाग में सिल्विया प्लैथ हमें दिखाती हैं कि सफलता हमेशा खुशी नहीं लाती। समाज की उम्मीदें व्यक्ति को अंदर से तोड़ सकती हैं, और जब इंसान खुद से जुड़ नहीं पाता तो वो भीड़ में भी अकेला होता है। एस्थर की लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। तो दोस्तों, ये था द बेल जार का पहला भाग। यहां हमने देखा एस्थर की बाहरी सफलता, अंदर का खालीपन, पहचान का संघर्ष और अवसाद की पहली आहट। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भाग 2 में हम देखेंगे न्यूयॉर्क से वापसी, असफलता का डर और मानसिक टूटन की गहराई। अगर ये हिस्सा आपको शांत लेकिन भारी लगा तो समझिए ये किताब आपसे बात कर रही है। भाग 2, न्यूयॉर्क से वापसी, असफलता का डर, अवसाद की गहराई। पिछले भाग में हमने देखा कि एस्थर बाहर से सफल दिखती है, लेकिन भीतर से खाली और उलझी हुई है। अब कहानी चमकते न्यूयॉर्क से एक शांत लेकिन और भी ज्यादा भारी दुनिया में प्रवेश करती है, क्योंकि कभी-कभी जब शोर खत्म होता है तो मन की आवाज और तेज हो जाती है। घर वापसी, खालीपन और तुलना। एस्थर न्यूयॉर्क से अपने घर लौट आती है। उसे उम्मीद थी कि घर आकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर पर लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो खुश होगी, कि वो अपनी उपलब्धियों पर गर्व करेगी।
लेकिन एस्थर खुद को और ज्यादा असफल महसूस करने लगती है। वो सोचती है, सब कुछ पाकर भी अगर मैं खुश नहीं हूं तो मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। लेखन और अस्वीकृति। एस्थर का सपना है एक लेखिका बनना, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण रिजेक्शन मिलता है। ये अस्वीकृति सिर्फ एक पत्र नहीं है, ये उसकी पहचान पर सीधा हमला है। वो सोचती है, अगर मैं लिख नहीं सकती तो मैं हूं ही क्या। यहीं से उसका आत्मविश्वास तेजी से टूटने लगता है। मानसिक अवसाद का गहराना। अब एस्थर की स्थिति बदलने लगती है। वो ठीक से सो नहीं पाती, किताबें पढ़ नहीं पाती, लिख नहीं पाती, निर्णय नहीं ले पाती। सबसे डरावनी बात यह है, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, न दुख न खुशी, बस एक भारी सी सुन्नता। सिल्विया प्लाथ यहां डिप्रेशन को नाटकीय नहीं बल्कि खाली और थका हुआ दिखाती हैं। डॉक्टर और गलत इलाज। एस्थर को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता, उसे जल्दी जल्दी जज करता है और उसे गलत तरह का इलाज देता है। इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी उसके लिए एक डरावना अनुभव बन जाता है। ये इलाज उसे ठीक नहीं करता बल्कि और तोड़ देता है। यहाँ किताब मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली पर एक तीखा सवाल उठाती है। समाज की चुप्पी और अकेलापन। एस्थर के आसपास लोग हैं, पर कोई उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि डिप्रेशन दिखाई नहीं देता और समाज न दिखने वाली पीड़ा से असहज हो जाता है। एस्थर महसूस करती है, मैं एक कांच के जार के अंदर बंद हूं, मैं सब देख सकती हूं, लेकिन कोई मुझे सुन नहीं सकता। यहीं से बेल जार का असली अर्थ उभर कर सामने आता है। भाग 2 का केंद्रीय विचार। इस दूसरे भाग में सिल्विया प्लैथ हमें दिखाती हैं कि असफलता सिर्फ करियर की नहीं होती। जब पहचान टूटती है तो इंसान खुद से कट जाता है और अवसाद शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे सब कुछ सुन्न कर देता है। अब एस्थर सिर्फ उलझी हुई नहीं है, वो अब टूट रही है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने देखा घर वापसी का खालीपन, लेखन में असफलता, अवसाद की गहराई और समाज की चुप्पी। लेकिन कहानी अब और कठिन होने वाली है। भाग 3 में हम देखेंगे मानसिक अस्पताल, आत्महत्या का विचार और एस्थर की सबसे अंधेरी लड़ाई। अगर यह हिस्सा आपको भारी लगे तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि द बेल जार मन की अंधेरी सच्चाइयों से भागती नहीं। भाग 3, मानसिक अस्पताल, आत्महत्या का विचार, सबसे अंधेरी लड़ाई। पिछले भाग में हमने देखा कि एस्टर ग्रीनवुड अंदर से टूटने लगी थी। अब ये टूटन सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहती, अब ये उसके पूरे अस्तित्व को घेर लेती है। कहानी अब उस जगह पर पहुंचती है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और सन्नाटा सब कुछ कह देता है। अवसाद का चरम। अब एस्टर अपने ही जीवन से कटती चली जाती है। वो आईने में खुद को पहचान नहीं पाती, समय का एहसास खो देती है, लोगों की आवाज दूर दूर सी लगने लगती है। वो कहती है, मेरे दिमाग में हर रास्ता बंद हो चुका है। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये पूर्ण निराशा है। आत्महत्या का विचार। एस्टर के मन में अब बार बार मृत्यु का विचार आता है। ये विचार डरावना नहीं है, बल्कि उसे एक राहत जैसा लगता है। सिल्विया प्लैथ यहाँ एक कठिन सच दिखाती हैं। कभी-कभी आत्महत्या का विचार मरने की इच्छा नहीं, बल्कि दर्द से छुटकारे की इच्छा होता है। एस्टर जीना छोड़ना नहीं चाहती, वो ऐसे जीना नहीं चाहती। मानसिक अस्पताल का अनुभव। एस्टर को मानसिक अस्पताल में भर्ती किया जाता है। ये जगह ठंडी है, अलग-थलग है और डर पैदा करती है। पहला इलाज फिर से ईसीटी होता है, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से। फिर भी एस्टर के लिए ये अनुभव आसान नहीं है। वो खुद को और ज्यादा असामान्य महसूस करने लगती है। अन्य मरीजें और आईना। अस्पताल में एस्टर को अन्य महिलाएं मिलती हैं। हर एक की अपनी कहानी है, अपना दर्द है। एस्टर पहली बार समझती है, वो अकेली नहीं है। लेकिन ये एहसास तसल्ली से ज्यादा डर लेकर आता है, क्योंकि अब उसके सामने उस भविष्य की झलक है जो उसे इंतजार कर सकता है। बेल जार का सबसे गहरा अर्थ। अब बेल जार सिर्फ एक रूपक नहीं है, ये एस्टर की वास्तविकता बन चुका है।
वो दुनिया को देख सकती है, लेकिन दुनिया उसे छू नहीं सकती। वो कहती है, मैं सांस तो ले रही हूं, लेकिन हवा बासी है। ये पंक्ति डिप्रेशन की सबसे सटीक परिभाषा है। भाग 3 का केंद्रीय विचार। इस तीसरे भाग में सिल्विया प्लैथ हमें दिखाती हैं, अवसाद इंसान की पहचान छीन लेता है। आत्महत्या का विचार कमजोरी नहीं, पीड़ा की भाषा है। मानसिक बीमारी अकेलेपन से और गहरी होती है। एस्टर अब अपने जीवन के सबसे अंधेरे बिंदु पर है। भाग 3 एंडिंग। तो दोस्तों, इस भाग में हमने देखा मानसिक टूटन का चरम, आत्महत्या के विचार, मानसिक अस्पताल का अनुभव और बेल जार का असली अर्थ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरे के बाद पूरी रोशनी नहीं, लेकिन एक दरार जरूर आती है। भाग 4 में हम देखेंगे इलाज और धीरे धीरे सुधार, एस्टर की नई समझ और द बेल जार का अंतिम संदेश। अगर ये हिस्सा आपको भारी लगे तो याद रखिए, ये कहानी अकेले पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए लिखी गई है। भाग 4 इलाज, धीरे धीरे वापसी, बेल जार का उठना या नहीं। पिछले भाग में हम एस्टर ग्रीनवुड को उस अंधेरे में छोड़ आए थे जहां उम्मीद भी थकी हुई लगती है। लेकिन ये कहानी अंधेरे में खत्म नहीं होती। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अचानक खुशी नहीं आती, बस धीरे धीरे सांस लेने की जगह बनती है। नया अस्पताल, नया अनुभव। अब एस्टर एक बेहतर मानसिक अस्पताल में होती है। यहाँ इलाज अलग है। डॉक्टर उसे सुनते हैं, उसे इंसान की तरह देखा जाता है, ना कि सिर्फ मरीज की तरह। ईसीटी दिया जाता है, लेकिन इस बार सम्मान और समझ के साथ। ये इलाज डर पैदा नहीं करता, बल्कि पहली बार थोड़ी राहत देता है। धीरे धीरे सुधार। एस्टर अचानक ठीक नहीं होती। वो एक दिन ठीक महसूस करती है, अगले दिन फिर टूट जाती है। लेकिन अब उसके भीतर पूरी तरह का खालीपन नहीं है। वो फिर से पढ़ने की कोशिश करती है, लिखने की कोशिश करती है, सोचने की कोशिश करती है। ये कोशिशें छोटी हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहचान का पुनर्निर्माण। अब एस्टर खुद से एक नया सवाल पूछती है, मैं कौन हूं अगर मैं सबकी उम्मीदें पूरी ना करूं? वो समझने लगती है, उसे हर भूमिका नहीं निभानी, उसे हर रास्ता नहीं चुनना, उसे हर किसी को खुश नहीं करना। ये समझ उसे आजाद करती है। ये आजादी शोर नहीं करती, बस भीतर जगह बनाती है। बेल जार का अंतिम अर्थ। किताब का नाम द बेल जार यहाँ एक नया अर्थ लेता है। बेल जार पूरी तरह टूटता नहीं, वो कभी ऊपर उठता है, कभी फिर नीचे आ जाता है। एस्टर जानती है, अवसाद हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, वो वापस आ सकता है। लेकिन अब वो इसे पहचान सकती है, और पहचान डर से बेहतर होती है। समाज, भविष्य और अनिश्चितता। एस्टर के सामने फिर से भविष्य है, लेकिन अब वो उसे लेकर आश्वस्त नहीं, ना ही पूरी तरह डरी हुई। वो बस वर्तमान में रहना सीख रही है। ये स्वीकार करती है, मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं जीवित हूं, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। भाग 4 का केंद्रीय संदेश। इस अंतिम भाग में सिल्विया प्लैथ हमें सिखाती हैं, ठीक होना एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। पहचान समाज से नहीं, आत्मसच से बनती है। अवसाद का अंत हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन समझ स्थायी हो सकती है। एस्टर ग्रीनवुड जीतती नहीं है, वो जीना चुनती है। तो दोस्तों, ये थी द बेल जार, एक ऐसी कहानी जो हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे खुश हुआ जाए, बल्कि ये सिखाती है कैसे ईमानदारी से अधूरा होकर भी जिया जाए। अगर ये कहानी आपको चुप करा दे, तो समझिए ये अपना काम कर गई। और अगर आपको ऐसी ही संवेदनशील, सच्ची और गहराई वाली हिंदी बुक समरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो शायद चुपचाप कुछ लड़ाइयाँ लड़ रहे हों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम समझ और सहानुभूति की जगह बनाते हैं। धन्यवाद।